दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की विषय वस्तु है, क्या नोट छापकर जनता को संपन्न बनाया जा सकता है और महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका जवाब है हरगिज नहीं। नोट छापकर ये प्रयास किया गया अभी वेनेजुएला में। वहाँ पर जो एक पैकेट जो ब्रेड का है वो कई लाख रुपए में मिल रहा है। पैसे की वैल्यू इतनी गिर चुकी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे। जब इतनी महंगी हर चीज़ हो जाएगी तो ना जनता संपन्न हो पाएगी, ना महंगाई तो ज़्यादा हो ही जाएगी। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक चाबी है जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो दूसरे कमर्शियल बैंक हैं उनको पैसा उधार देता है। बैंकों को जब कभी शॉर्ट टर्म के लिए 2 दिन से लेके समझ लीजिए 14 दिन की अवधि के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई उनको रेपो रेट पर पैसा देता है और बैंक इस जो उसको पैसा मिला उसको जनता में उसको लोन के रूप में देता है। लोन के रूप में जो जनता में जो लोग हैं उनको देता है, जो अप्लाई करते हैं लोन के लिए। और उनको जो जिस रेट पर देता है उसको प्राइमरी लैंडिंग रेट, PLR, ये उसको कहते हैं। PLR, जो PLR का रेट है वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा। तभी बैंक, वही बैंक का प्रॉफिट है कि जो पैसा बैंक को मिला उससे ज़्यादा रेट पर उसने जनता को दिया। तो एक रेपो रेट हो गया, एक ये PM प्राइमरी लैंडिंग रेट, PLR, एक ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होता है और इमीडिएट उनके पास उस पैसे का कोई यूज नहीं है, तो वो 2 दिन के लिए, 3 दिन, 4 दिन के लिए उस पैसे को आरबीआई में रखना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। तो उस पर जो आरबीआई उनको जो जिस रेट पर इंटरेस्ट देता है वो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि आरबीआई कहता है कि जब तुम हमारे पास आए कमर्शियल बैंकों से तो तुम्हारी गरज है, तुम्हारी ज़रूरत है, तुमने हमसे पैसा लिया, उस पर हम ब्याज लेंगे। लेकिन अब तुम हमें जो पैसा दे रहे हो ये कोई हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी गरज नहीं है कि हम तुमसे पैसा ले लें। तो हम जो ब्याज देंगे वो रेपो रेट से कम देंगे, 1-1.5% वो रेपो रेट से कम होता है। तो कभी कभी इसी तरह एक बैंकों को 1 दिन के लिए कभी पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसमें 1 दिन के लिए जो मिनिमम स्टैंडिंग MSF करके जो है एक रेट होता है, उसमें वो उस रेट पर आरबीआई उनको पैसा देता है। और अगर 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट के हिसाब से पैसा देता है और 14 दिन के से ज़्यादा अगर अवधि है तो वो बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई उनको पैसा देता है। तो अब बैंकों ने लोन, अगर बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा लोन बांटना चाहेंगे जिससे कि उनकी कमाई बढ़े। अब जनता के पास जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो उनके जेब में, उनके हाथ में कैश आएगा। जब कैश आएगा तो उससे वो, एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि बाज़ार से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने लगेंगे। जिसके पास कैश आ गया है वो किसी भी दुकान पर पहुंचता है और सपोज़ कीजिए
जैसे उसको मिठाई खरीदनी है तो वो अगर पहले जब जो 100 रुपये किलो जो बिक रही थी और उसकी जेब में अब पहले उसके जेब में पैसा नहीं था, उसको लोन नहीं मिला था, वो 100 रुपये में उसको लेता था, रेट ही 100 रुपये था। तो जब उसके जेब में पैसा आ गया तो उसी दुकान पर वो पहुंचेगा और बिना भाव तोल किए, बिना उससे मोल भाव किए उससे कहेगा कि इतने किलो मिठाई जो है तोल दो। दुकानदार भी ये गैस कर लेता है कि इसने कोई मोल तोल भी नहीं किया है और भाव भी नहीं पूछा, सीधे खरीद पैक करने के लिए कह रहा है। तो वो भी कहता है कि ये इसका तो रेट 150 रुपये किलो है, चलिए आपको मैं 120 रुपये किलो दे देता हूँ। 120 रुपये किलो पे वो मिठाई खरीद लेता है। इसी तरह दूसरा व्यक्ति पहुँचता है, वो भी लोन ले चुका है बैंक से, तो वो भी उसी तरह व्यवहार करता है, वो भी 120 रुपये किलो से मिठाई खरीद लेता है। तो इस तरह जब तमाम लोग ऐसे ही पहुँचते हैं तो वो दुकानदार सोचता है कि मेरे इसकी मिठाई की तो बहुत डिमांड है और 120 रुपये किलो में बिक रही है, तो वो रेट ही 120 कर देता है। तो जो पहले जो चीज़ 100 में थी वो 120 में बिकने लगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। डिमांड इसलिए बढ़ी कि जो व्यक्ति की जेब में पैसा आ गया, जिसको कि लिक्विडिटी या तरलता कहते हैं। तो ये तरलता कैसे आई कि बैंक जब अपना रेपो रेट को कम करता है तो कमर्शियल बैंकों को कम रेट पे पैसा मिल जाता है और वो जनता को भी कम रेट पर पैसा उधार देने लगते हैं। लोन बहुतायत में बांटा जाता है। इससे वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। और दूसरा, अगर रेपो रेट को बैंक बढ़ा दे तो बैंकों के पास, बैंक जो जनता को जिस रेट पर लोन देंगे वो रेट भी बढ़ जाएगा, लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी और जनता की जेब में पैसा भी कम हो जाएगा, जिससे वस्तुओं की डिमांड घटेगी और महंगाई, जो दुकानदार हैं वो सोचेंगे कि अब तो हमारा सामान बिक नहीं रहा है, डिमांड कम हो गई है, ऐसा क्यों हुआ। तो वो उनकी अपनी सेवाओं के, वस्तुओं की दाम घटाते हैं, घटाने पर मजबूर हो जाते हैं और वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होती हैं। आजकल दोस्तों महंगाई बढ़ी हुई है। इसका कारण यही है कि कोरोना के काल में लॉकडाउन की वजह से सारी इकोनॉमिक जो गतिविधियां थी, आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी। इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए जो सरकार ने ये सोचा कि लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए ताकि वो वस्तुएं, ताकि डिमांड क्रिएट हो। जब डिमांड क्रिएट होगी तो जो नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी उनका उत्पादन करने के लिए, और लेकिन जब फैक्ट्रियां नई लगाने में, बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो इस बीच का जो समय होता है जिसमें कि डिमांड बहुत हाई है लेकिन जो हमारे पास उत्पादन क्षमता है वो पुरानी है, तो वस्तुओं की और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। तो यही बढ़ी हुई महंगाई के रूप में अभी हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आरबीआई के पास महंगाई को बढ़ाने की और घटाने की एक रेपो रेट के नाम से एक चाबी है जिसका कि वो इस्तेमाल करता है और महंगाई को कंट्रोल करने में इसका प्रयोग करता है। तो नोट छाप करके महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि जितने अधिक नोट अगर छापेगी सरकार तो वो अल्टीमेटली लोगों के पास जाएंगी वो करेंसी, और वो महंगाई और बढ़ेगी और वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो नोट उतने ही छापे जाते हैं जितने कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। अगर उससे नोट बहुत ज़्यादा होंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी, और
अगर नोट कम होंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बहुत कम हो जाएगी। जैसे ये कहा जाता है कि अंग्रेजी राज जो है बड़े सस्ते का ज़माना था। सस्ते का ज़माना इसलिए था कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं था। जब पैसा बहुत कम था तो वो बहुत कम उसमें काम चलाते थे, कम चीज़ों में कम से कम में वो काम चलाते थे। तो चीज़ों की डिमांड ही नहीं थी। जब डिमांड नहीं थी तो सब चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब लोगों की इनकम बढ़ी, उनके कंजम्पशन, उनकी डिमांड बढ़ी लोग वस्तुओं सेवाओं की, तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगी, लोगों की इनकम बढ़ी और फिर धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ता रहा। तो इस तरह से ये महंगाई बढ़ती भी रहती है। एक कंट्रोल्ड अगर दर में है, कंट्रोल्ड तरीके से महंगाई तो बढ़ेगी, जैसे विकास होगा महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। फिर एक स्तर ऐसा आ जाता है जबकि पूरा विकास हो जाता है, देश का पॉपुलेशन भी करीब करीब स्थिर हो जाती है, तो फिर महंगाई की दर भी स्थिर हो जाती है। लेकिन जो ये विकास का दौर है इसमें महंगाई बढ़ती बढ़ती है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इससे कोई बच नहीं सकता है। कोई हर देश का जो है आर्थिक विकास का अगर हम इतिहास देखें तो ऐसा ही इतिहास है। दोस्तों, ये कैश की जो जनता की जेब में जो कैश है उसको कम करने के लिए सरकार कई और तरीके भी अपनाती है। जैसे बैंकों के ऊपर रेपो रेट से कंट्रोल करती है। इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है तरीका, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो में आरबीआई बैंकों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाता है कि जो भी आपके पास फंड हैं उसका 3% आप हमारे पास रखें, ताकि हम आपके ऊपर आपकी गतिविधियों पर कंट्रोल रख सकें। तो 3% इस तरह से वो जमा करा लेता है। फिर इसी तरह एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो इसमें आरबीआई ये बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाता है कि आप अपने फंड का, जितना आपके पास फंड है पूरा आप लोन मत बांटिए, उसका 18.5% आपको अपने पास कैश के रूप में रखना है। तो 18.5% वो, 3% वो, करीब 21-22% पैसे को आरबीआई इस तरीके से उनको बाउंड कर देता है कि वो उसको लोन के रूप में नहीं बांट सकते। तो वो 22% पैसा जब लोगों की जेब में नहीं जाएगा तो दिमाग वो नहीं बढ़ेगी, तो कैश कम हो जाएगा लोगों के जेब में, तो डिमांड भी कम रहेगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। एक तरीका जो सरकारें यूज़ करती हैं कि वो तरह तरह के एजेंट वो भेजती हैं जनता के पास। जैसे LIC का एजेंट है, तो LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की होती है, तो या कोई और फाइनेंशियल स्कीमें तरह तरह की चलती हैं जिनमें कि जनता से एक रकम कैश में वो एजेंट लेता है, उसकी रसीद देगा और साथ में एक पेपर होगा जिस पर कि एक वचन पत्र के रूप में कि इतने साल के बाद इस पैसे को इतना बढ़ा करके उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। तो कैश उस व्यक्ति के हाथ से निकल गया है और उसके हाथ में क्या है, एक कागज़ है, एक वचन पत्र है कि इतने समय के बाद मुझे ये पैसा बढ़ के मिल जाएगा। और कैश जो है वो सरकार के पास चला गया है। तो अगर वो कैश उस व्यक्ति के पास रहता तो वो उससे वस्तुएं सेवाएं खरीदता, तो महंगाई बढ़ती और कैश क्योंकि सरकार ने एब्जॉर्ब कर लिया, और सरकार खुद तरह तरह के बॉन्ड जारी कर देती है, तो वो बॉन्ड भी लोग खरीदते हैं, तो कैश और सरकार जनता से खींच के सरकार के पास जाता है। इस तरह विभिन्न तरीक़ों से सरकारें महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, जो कि राजनीतिक रूप से उनके सर्वाइवल के लिए बड़ा आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और
इसी तरह के मेरे वीडियो आपको आगे भी भविष्य में मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने अधिकाधिक मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।